नमस्ते, मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब, हमेशा की तरह नमस्कार। जिसको कहते हैं 1 हफ्ते का रिव्यू लेके। अशोक भाई, बिहार के बिना तो मामला शुरू नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे हरदम बिल्कुल। लगता है कि एक समय हॉकी के हम सब लोग फैन थे। हॉकी में होता था कि भारत डी तक तो पहुँच जाता था, गोल नहीं कन्वर्ट कर पाता था। उसी तरह से एक क्रिकेट के लिए होता था कि भारत सिद्धहस्त है फॉर स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज़ ऑफ विक्ट्री, कैसे ये हारना। नहीं हो सकता। और शायद उसी तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है, वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। एक अच्छी वहाँ माहौल बना था, उन्होंने अधिकार यात्रा अच्छे से की थी, तेजस्वी ने अच्छा माहौल बनाया था पूरे। लेकिन जो एक्चुअल डी के अंदर जब घुसे और जब इलेक्शन अनाउंस हुआ, तो वहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि वो सेल्फ गोल कर रहे हैं या उन्होंने बिल्कुल बिखर गए हैं। और आपस में वो झगड़े भी नहीं, अच्छा कोई ऐसे झगड़े भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन सीट एडजस्टमेंट को लेके अभी तक जब हम और आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। नॉमिनेशन की डेट पहले फेज की खत्म हो चुकी है। मैं इस पे एक एक आपका करूंगा, और इसके लिए मुख्य रूप से लोगों के अलग अलग है, कुछ लोग थे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल होने की वजह से मैं जिम्मेदारी कांग्रेस की ज्यादा मानता हूं, अशोक भाई। यकीनन कांग्रेस की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है और बिहार में मैं मुझे लगता है कांग्रेस ने कुछ कोर्स किया है कांग्रेस के नेताओं ने, किसी यूनिवर्सिटी में जाके कि जीता हुआ चुनाव हारना कैसे। वैसे जी। ठीक है, मत चोरी से आप बोल रहे हो वोट चोरी हो गई। छत्तीसगढ़ में वोट चोरी होने के बाद भी आप जीत सकते थे, इतना बढ़िया मामला था। क्या वोट चोरी हुई नहीं कर्नाटक में, उसके बाद भी आप जीते हैं? क्योंकि कर्नाटक में बहुत माहौल आपके पक्ष में थे और कर्नाटक में सही टिकट आवंटन हुआ था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने टिकट बांटे हैं कांग्रेस के, यदि ये मैं कहूं तो आश्चर्य नहीं होगा। विधानसभा के चुनाव थे, मैं मुंबई में बैठा हुआ था, एक बड़े कारपोरेट प्लेयर थे उनके साथ। तो मैंने किसी को फोन आया तो मैंने कहा कि अरे कांग्रेस कब मतलब अनाउंस करेगी सीटें छत्तीसगढ़ में। तो उसने कहा कि अशोक जी क्यों टेंशन पालते हो, दोनों सीटें अमित शाह जी के टेबल से ही निकलेगी। तो मैंने बोला यार क्या बात कर रहे हो। बोले कहाँ की सीट चाहिए आपको। मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी पूछी, हमारे मित्र को टिकट मिल रहा है कि नहीं। उसने किसी को अहमदाबाद फोन किया और मुझे कंफर्म किया, बोले उन्हीं को टिकट मिल रहा है आपके मित्र को, चिंता मत करिए। और वही हुआ। पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में फेज 1 का इलेक्शन हुआ, 20 सीटें थी आदिवासी बेल्ट की, पूरा साफ हुआ। उसी दिन तय था कि बीजेपी की सरकार आ रही है, क्योंकि जो कोर वोटर था आपका, आपने वहीं खेल कर दिया। बीजेपी के स्लीपर सेल इतने उस पे ये है, कोई बोलने जी। को तैयार नहीं। और ये बार बार, ये ऐसी बात नहीं कि पहली बार, आप भी थे राहुल गांधी के सामने जब बात हुई थी, तब भी ये बात हुई थी। वो जानते भी इन बातों को, फिर भी रखते हैं। आज बिहार में क्या हुआ। बिहार में सही मायने में ये जीने मरने की लड़ाई जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के लिए है। बीजेपी की कई राज्यों में शासन है, कांग्रेस का 3 राज्यों में शासन है। छोटी मोटी पार्टियां, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। उच्च हद तक नीतीश को भी फर्क नहीं पड़ता, वो कल किसके साथ भी मिलकर सत्ता में रहना चाहते हैं, जानते हैं, कई बार पलटी खा चुके हैं। आरजेडी का क्या। ये चुनाव आरजेडी को जीतना ही था। और जब आप चुनाव जीतते हैं, मैं मानता हूं कांग्रेस बड़ी बड़ी पार्टी है, लेकिन आरजेडी के लिए ये जीने मरने का सवाल था, तो थोड़ा अकोमोडेटिव होना चाहिए था। मैं खासकर झारखंड के मामले में बोल रहा हूं, जेएमएम के मामले में। जेएमएम तो इसलिए भी तैयार थी सर कि आप सिर्फ आपके सिंबल पे मेरे उम्मीदवार उतार दो, क्योंकि जेएमएम राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बिहार में उनको सिंबल नहीं मिलेगा। जी। तो आपके सिंबल में था कि और क्या सिक्योरिटी चाहिए आपको। उसके बाद भी सीट नहीं दी। और कांग्रेस कांग्रेस 47 लड़ती है, मतलब 40-42 लड़ती है तो 27 सीटें लाती है, 70 लड़ती है तो 19 लाती है। जी। जी। आंकड़ा लेके क्या करोगी, आप विनेबल ही नहीं, आपके पास उम्मीदवार नहीं है। जो कल तक अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी जी के टेबल पे, डेस्क पे, मतलब डाइस पे दिखते थे, जो एलजीपी की सबसे बड़ी नेता थी, महिला नेता, उसको आपने उठा के टिकट दिया कांग्रेस से, क्या टिकट क्या मिलेगा। वहां गद्दारी का टैग लग गया और कांग्रेस ही साथ नहीं दे रहे। बार बार इतना बड़ा बात की थी राहुल गांधी ने गुजरात में जाके
कि जिला अध्यक्ष तय करेंगे, जिला अध्यक्ष तय होगा और कांग्रेस को जो बाहर के लोग हैं जो अभी बीजेपी को मदद करना चाहते हैं वो चले जाए। आप क्या जिला स्तर पे बोल रहे हो बीजेपी को मदद करने वाले चले जाए? सीडब्ल्यूसी में कितने लोग बैठे हैं? आपके बिहार के जो अफेयर्स हैंडल कर रहे हैं कितने बैठे हैं? माकन साहब ने ऐसा क्या सोना लगाया भाई? छत्तीसगढ़ जाते हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हार जाते हैं, राजस्थान जाते हैं हार जाते हैं, हरियाणा जाते हैं हार जाते हैं, पंजाब जाते हैं हार जाते हैं, दिल्ली जाते हैं हार जाते हैं, फिर बिहार दिया उनके पास। क्या यूएसपी इस आदमी की? दिल्ली में एक 5 स्टार होटल में बैठ के रोज शाम को चाय पीना और 4 लोगों को चाय पिलाना, राजनीति यहीं तक सीमित है इनकी। जी जी। जवाबदेही होनी चाहिए। कैसे कैसे आप लोग जो 35,000 से हारा उसको टिकट दे दिया पिछले चुनाव में, और जो मात्र 350 वोट से आया उसका टिकट काट दिया। तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये बीजेपी के स्लीपर सेल ही है। पिछला चुनाव आरजेडी और कांग्रेस लड़ रही थी, मात्र 12,000 मतों का डिफरेंस है दोनों पार्टियों में, एनडीए और इंडिया गठबंधन में। तब यूपीए था वो, मात्र 12,000 मतों का। और ये 12,000 मत इसलिए गए कि आपने 8 सीटें बी फॉर्म देने के बाद बदली, जिसका खामियाजा 10-20 सीटों पे भुगतना पड़ा। ये जानते हुए कि ये स्लीपर सेल बैठे हैं, इस बार फिर स्लीपर सेल के हाथ में आपने सारी चीजें दे दी। अब देखिए कितना सुपड़ा सिंगल डिजिट पे आएगी बीजेपी कांग्रेस वहां पे, और जब सिंगल डिजिट पे आएगी तो जवाबदेही किसी की तय नहीं होगी। वोट चोरी, वोट चोरी भाई, वोट चोरी होती है तो फिर आरजेडी कैसा लेके आता है 70, 73, 72, 74? वो कैसे अपना मेंटेन करता है आंकड़ा? करेक्ट। दूसरी बात, इस बार इतना तय था कि तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनना था जी। तो खुद को मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई तो अकोमोडेटिव करो जरा। हर जगह बस आपको, आप किसी ने आपके घरवाली को अंगूठी गिफ्ट कर दी और आपने जेएमएम का खेल कर दिया। जी। उस जेएमएम ने क्या किया? जेएमएम ने आपका एक एमएलए था तब भी गठबंधन का धर्म निभाते हुए उसको मंत्री बनाया। आज 4 आपके एमएलए हैं, चारों के चारों जेएमएम में मर्ज होना चाहते हैं, मतलब 3 उनमें से। ये जो संजय यादव जिसको मंत्री बनाया है वो अपने बेटे के लिए लगा हुआ है वहां पे, उसका बेटा लड़ रहा है जनता दल आरजेडी से विधायक पद पे, उसका भाई जो है वो जनता दल यूनाइटेड से लड़ रहा है। वो अपने परिवार को देखने के लिए उसने ये नहीं सोचा कि मैं जेएमएम के लिए भी 2 शब्द बोलूं। जी। यदि यही हाल होना है तो कल यदि जेएमएम ने निकाल दिया आरजेडी के मंत्री को पार्टी से, इसमें मंत्रिमंडल से, तो कहने के लिए कम से कम एक तो मंत्री था, एक तो राज्य में सरकार थी आरजेडी की, कई तो सरकार में थे आरजेडी, वहां चली जाएगी। और 4 उम्मीदवारों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद पर्याप्त बहुमत है। जी। और आने वाले समय में ये 4 के 4 में से 3 यदि पैक हो जाते हैं, सारा लेफ्ट उसके साथ है, आधी कांग्रेस आने को लिए बैठी है उधार जेएमएम के साथ। वो गठबंधन का धर्म निभा रहा है और उसने फिर भी निभाया, उसने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, क्योंकि उसका लगता है कि मेरे उम्मीदवार खड़े होने से 6 उम्मीदवार जो मैंने घोषणा की वो खड़े कर दूंगा तो बीजेपी को मदद होगी। वो संविधान की रक्षा करना चाहता है, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, और आप संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। आप किसकी रक्षा करना चाहते हैं? आप बीजेपी की रक्षा करना चाहते हैं। बिहार के चुनाव में इस बार वो देखने को मिला जो आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा। आपने मतलब सत्तारूढ़ पार्टी ने पीके के उम्मीदवार को फॉर्म नहीं भरने दिया। एक उम्मीदवार को अमित शाह जी साथ में लेके बैठे, एक उम्मीदवार को धर्मेंद्र प्रधान साथ में लेके बैठे, एक उम्मीदवार भाग गया। पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, लेकिन मैं इसको दोष पीके को मानता हूं। यदि आनंद जी अपनी लड़की कहीं भाग के जाती है तो पहले अपने को अपने गरेबान में झांकना चाहिए कि मेरे संस्कार कैसे थे मेरे बच्चों पे कि जो लड़की भाग गई। जी। पड़ोसी को दोष देने से कोई काम नहीं होगा। आप तो ये मान के चलिए कि पड़ोसी ऐसे होंगे, लेकिन आपके संस्कार इतने स्ट्रांग होने चाहिए, आपके और बच्चों के बीच में संवाद इतना होना चाहिए कि बच्ची भाग नहीं जाए। पीके तो मैनेजमेंट का महारथी माना जाता है, चुनाव मैनेजमेंट का। वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि मैं 100-100 करोड़ रुपए लेता हूं राजनीतिक दलों को उनको ज्ञान देने के लिए।
ये तो दिए तले अंधा निकला, खुद के उम्मीदवार ठीक से चयन नहीं कर पाया, हिम्मत वाले उम्मीदवार करने के बजाय भगोड़े कर। बोले एक व्यवसायी यदि गृह मंत्री बुला के बैठेगा तो क्या करेगा, तो मतलब ऐसे ऐसे मतलब जो क्या शब्द नहीं मेरे पास, ऐसे नाकारा और ऐसे डरपोक उम्मीदवारों का चयन, ये आपकी मूर्खता थी। उम्मीदवार को डरपोक होगा क्या? सूरत में उन्होंने सबको पैक नहीं करवाया था? लोकसभा के समय क्या सूरत में सारे अपोजिशन पार्टी और जितने इंडिपेंडेंट थे सबको विड्रॉल करवा के अनअपोज नहीं लाया था? क्या इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार को विड्रॉल फॉर्म नहीं दिलवाया था? बीजेपी ने ये किया, पहली बार थोड़ी किया। लेकिन बीजेपी के खिलाफ आप लड़ रहे हो तो बीजेपी ये हथकंडे अपनाएगी, ये पता है आपको। इसके बावजूद आप यदि आराम से बैठे रहे और आप कहते हो कि ओ हो बीजेपी ने ऐसा किया, वो तो करती है, आपने इसका तोड़ क्या किया? मैंने तो तब भी कहा था, इंदौर में जब हुआ था तब इंदौर में मुझे बुलाया गया था एक व्याख्यान के लिए, तो मैंने कहा, लोगों ने पूछा पत्रकारों ने कि किस लिए, कैसे आए हैं आप? मैंने बोला मैं श्रद्धांजलि देने आया हूं लोकतंत्र को। इंदौर में बीजेपी का उम्मीदवार जीतना ही था, लाखों के मार्जिन से जीतना था, इसके बावजूद आपने कांग्रेस के उम्मीदवारों का विड्रॉ किया। इसका मतलब लोकतंत्र में आपका विश्वास ही नहीं है। ये बताता है कि आपका विश्वास नहीं लोकतंत्र में। तो यहां पे जब हुआ ये मामला, तो आप अमित शाह को दोष मत दो यार। ठीक बात। वो तो पहले उनका तो रिकॉर्ड है। आपने क्या किया? आपके पास बी प्लान है? आपके पास बी प्लान नहीं था। क्या आपके पास डमी उम्मीदवार था? चलो एक ने नहीं भरा फॉर्म तो दूसरा भर के तैयार हो जाए। वो आप कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़नी पड़ी आपको, और आप इलेक्शन मैनेजमेंट के कीड़े बताते हैं अपने आप को। अशोक भाई, मैं इस पे एक और चीज पे क्या हम लोग को करना जरूरी है, लेकिन मेरा थोड़ा आपसे, आप बी प्लान की बात कर रहे हैं, मुझे तो अभी तक ए प्लान भी नहीं दिखा है आपको। आप तो बी की नहीं उम्मीद कर। नहीं, मैं क्या है, बेसिकली जो सर्वे एक रिपोर्ट आई है बीजेपी की अंदरूनी, उसमें ये बताया गया है कि अच्छा खासा वोट शेयर पीके उठा रहा है, हाँ। जो उनका सर्वे बता रहा है। और वो जो वोटर है, वो शहरी वोटर है, सवर्ण वोटर है, और पढ़ा लिखे बच्चे हैं, युवा है। ये सब सेगमेंट बीजेपी के हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा ये तो हमारा प्लान हमारे गले पड़ गया, भस्मासुर हो गया ये तो उसको, उसके चक्कर में अब बीजेपी हथकंडे अपना रही है। और वो देखिए, बीजेपी के लिए चुनाव में ये लव एंड वॉर है उनके लिए। एवरीथिंग इज फेयर, लव वॉर एंड पॉलिटिक्स। फॉर बीजेपी एवरीथिंग इज फेयर। ये सब हथकंडे अपनाएंगे। अभी तो ज्ञानेश कुमार की एंट्री हुई नहीं है, जो ऑलरेडी जो मतदाता सूची फ्रीज हुई है, उसमें हजारों लाखों के तादाद में मतदाता गायब है। और खासकर सीमांचल प्रदेश के, जहां बहुत सारा मुस्लिम, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5, 6-6 हजार मुस्लिम भी गायब हो गया, तो खेल हो गए। विधानसभा चुनाव में होता क्या है? अच्छा जो अशोक सबसे भाई। बड़ी, हाँ, नहीं अशोक भाई, एक और इम्पोर्टेंट चीज इसलिए मैं उस पर बात कर लूं, क्योंकि वो बात आई गई हो जाएगी, भूल जाएगी, लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिक्स तो हम सब लोग समझते जाते हैं। महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक घटना पे और बात कर लेना जरूरी है। दिल्ली में इस समय डबल इंजन सरकार है, बल्कि ट्रिपल इंजन सरकार है, मतलब सब कांग्रेस ही कांग्रेस कांग्रेस। अरे माफ कीजिएगा, बीजेपी बीजेपी। और बीजेपी ने इस बार कुछ एक समझाया गया कि वो ग्रीन पटाखे होंगे और फलाना पटाखे होंगे। जैसे हलवाई लोग आजकल बेवकूफ बनाते हैं कि साहब ये 0 कैलोरी, नो शुगर मिठाई है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, शुगर तो रहेगी। खैर, अभी ये जो पोल्यूशन हुआ है दिल्ली में, जो रिकॉर्ड तोड़ है, मतलब वो नापा ही नहीं जा सकता, पैमाने टूट गए हैं, पैमाने से ऊपर पोल्यूशन है। इस पे मैं जरा एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा। सब साइलेंट है ना जी। कोई कोई साइलेंट इसलिए है कि मुझे ये नहीं समझ में आता था कि राम, महाभारत और रामायण में फटाके कहाँ थे, वेद और उपनिषद में फटाके कहाँ थे? ये बारूद, ये प्रकार तो चीन से आया हुआ है, ये चीन का इन्वेंशन है, और इसको तो युद्ध के लिए उपयोग में लाया गया, बाद में ये रोशनाई हुई। ये तो मॉडर्न कंसेप्ट है फटाकों का। मुझे लोग कोई कोई पूजा में फटाके रखते, कोई आया था, बोले बताइए पूजा के लिए भी फटाके नहीं है। मैंने पूजा, फटाके की पूजा कब से होने लगी? और किस शास्त्र में लिखा है फटाके भी पूजे जाएंगे? कोई एक आध उपनिषद, एक आध वेद, दिखाओ। कोई एक आध संहिता तुम्हारी। अब ये रेखा गुप्ता के सर पे पाप है, जो पॉल्यूशन बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो बैन कर दिया था। आपने ग्रीन फटाके के नाम से 2 दिन की परमिशन ले ली।
और कोई ग्रीन पटाखे नहीं होते। एक तो दिल्ली की पुलिस जो है इतनी नाकारा है, और उससे ज्यादा न्यायपालिका, वो खुद ही ऑर्डर देती है और उनकी ऑर्डर की अवहेलना होती है तो उनको मतलब न्यायपालिका ने, अब ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला कंसेप्ट है ना आनंद जी, ये भारत के न्याय संहिता में अब खत्म हो गया है। कोई जूता मारे उठा के मुख्य न्यायाधीश को चलते कोर्ट में तो कंटेम्प्ट नहीं है। एक सांसद ये बोल दे कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का देश जला रहा है, तोड़ रहा है, तो कंटेम्प्ट नहीं है। अब कंटेम्प्ट है ही नहीं। जी। ऑर्डर पास हो गया और ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई दिल्ली में। क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कान के शीशे लगे लगे हुए, क्या शीशा पिघला हुआ है कि जो सुनाई नहीं देता? क्या दिल्ली का एयर जो खबरें है वो दिखाई नहीं देती? उन्होंने कंटेम्प्ट के तौर पे पुलिस वालों को सजा सुनानी चाहिए कि आप नहीं कंप्लाई कर पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा मांग लेना चाहिए। आपके हाथ में एक अच्छी स्वच्छ हवा, सर्वोच्च न्यायालय ने तो तय कर लिया था कि पटाखे ही नहीं चलेंगे। जी। तो हमारे यहां भी कोई कुफड़ों की कम जमात थोड़ी है। वो कुमार विश्वास जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में कितना पॉल्यूशन हो रहा है वो नहीं दिखता और हमारे पटाखे दिखते हैं। अब यूक्रेन और रशिया का पॉल्यूशन दिल्ली की हवा नहीं खराब करता ना। आप तो भैया लाखों कमा रहे हो, कथा से लेके कविता तक। आपके घर में हर कमरे में 10-10 एयर प्यूरिफायर हो सकता है लगाए हो, तो आपको तकलीफ नहीं है। लेकिन एक सामान्य इंसान जो 20,000 रुपए महीने कमा के अपना परिवार चलाता है, उसके लिए तो यह हवा जहर हो गई है। इसके बाद वैसे ही दिल्ली का हेल्थ काउंट बहुत नीचे है। कोई भी वायरल आता है दिल्ली में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है लोगों को, क्योंकि बॉडी इम्यूनिटी खत्म हो गई, पॉल्यूशन ने खत्म कर दी है। मुझे वायरल हो गया था और वायरल में मुझे लंग पे स्वेलिंग आई थी। मैं मुंबई में था, मुझे एडमिट होना पड़ा। आज से 4 साल 5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। तब एक बहुत बड़े लंग स्पेशलिस्ट है जो लंदन में भी जाते हैं पढ़ाने, जी। लेकिन मुझे ये बताया गया कि वो पत्रकार, पुलिस और पॉलिटिशियन तीनों पी को नहीं देखते। उनके अनुसार इस पूरे देश का वातावरण खराब करने वाले 3 लोग हैं। तो बड़े मुश्किल से मैंने कहीं से जुगाड़ लगा के अपॉइंटमेंट लिया उनका। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा, यू स्टे इन दिल्ली? मैंने यस। बोला हाउ मेनी ईयर्स? मतलब मोर देन 20 ईयर्स। बोला योर 25% ऑफ द लंग्स हैव गॉन, टॉक नेक्स्ट। ये हाल है। उन्होंने कहा कि आपके लिए मैं एक एडवाइस देता हूं कि लीव दिल्ली एंड शिफ्ट समवेयर एल्स, अदरवाइज योर लाइफ हैज ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड बाय 10 ईयर्स। ये दिल्ली की स्थिति है। हम दिल्ली को सुधारे कि सनातन के नाम पे, धर्म के नाम पे, जो धर्म में है ही नहीं, पटाखे है ही नहीं धर्म में, ठीक। उसके नाम पे आप इसको आगे करें। जी। सवाल वो है। जी। अशोक भाई, एक एक इम्पोर्टेंट चीज इसलिए क्योंकि आपसे वो समझना जरूरी है। ये वोट चोरी का मामला नेपथ्य में थोड़ा हो गया है क्योंकि बिहार इलेक्शन आ नहीं गया, लेकिन नहीं, महाराष्ट्र में इसकी कुछ चर्चा मैं वही वही नेपथ्य में नहीं हुआ है। ये कांग्रेस की मूर्खता है कि जो वोट चोरी का मामला, जो वाकई वोट चोरी का मामला है, इसको जिस ताकत से उठाया था, ये जो बिहार का चुनावी रण है उसमें पीछे पड़ गया। और कांग्रेस अब एनडीए से नहीं लड़ रही है, कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस, तथाकथित कांग्रेस के जो आरोप है कि संविधान को खत्म करने वाले लोगों के साथ नहीं लड़ रही है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रही है, कांग्रेस व्यभिचार के खिलाफ नहीं लड़ रही है, कांग्रेस बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट है उनके लिए नहीं लड़ रही है। अब कांग्रेस आपस में लड़ रही है। लेकिन महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं और उस चुनाव की बिल्कुल तैयारी कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। ऐसे में सारे विपक्षी दल एक होकर सीधा चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। जो सीईओ है चुनाव आयोग के महाराष्ट्र में, उनके पहुंच गए हैं। उनने कहा कि जो वोट चोरी हुई विधानसभा चुनाव में, उस लिस्ट पे हम चुनाव होने नहीं देंगे। और उन्होंने सैकड़ों उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि नगर निकाय के चुनाव करवाने हो तो आपको ये जो फर्जी वोटर्स है उसको खत्म करना होगा। क्योंकि हुआ ये कि पनवेल की लोकसभा चुनाव के बाद वहां के कांग्रेस के उम्मीदवार ने
एक पूरा सर्वे किया और पाया कि बहुत सारे फर्जी वोटर्स है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा के 25-25 हजार फर्जी वोटर मिले उसको। वो पूरे डाटा के साथ चुनाव आयोग गया, महाराष्ट्र चुनाव आयोग। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो मुंबई उच्च न्यायालय गया। मुंबई उच्च न्यायालय ने उसका कॉग्निजेंस लेते हुए नोटिस दिया चुनाव आयोग को कि तुरंत इसको रेक्टिफाई करिए, ये बहुत घपले है इसमें। चुनाव आयोग ने कहा कि हम करते हैं इसको। उसके बाद चुनाव आयोग वो करता ही रहा। इतने में विधानसभा के चुनाव अनाउंस हुए। उसके बाद वो फिर कोर्ट गए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तब कोर्ट ने कहा कि अब तो चुनाव प्रोसेस चालू हो गया, आप क्या कर सकते हैं। और लिटरली उस फर्जी मतदाता सूची पे विधानसभा चुनाव हुए और पांचों की पांचों विधानसभा बीजेपी के खाते में चली गई, मतलब एनडीए के खाते में चली गई। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लफड़े हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इसलिए हुआ कि जिस महाराष्ट्र में बीजेपी सिंगल डिजिट पे थी, 9 सीटें मिले बीजेपी को लोकसभा में 28 में से, वो 130 विधानसभा कैसे ले सकती है। ऐसे ऐसे दिग्गज हारे जिनको कभी सपने में सोच नहीं सकते कि वो हारेंगे। लोग ये भी कहेंगे भाई इंदिरा जी भी हारी थी, तब तो किसी ने सपने में नहीं सोचा था, लेकिन इंदिरा जी के ऊपर ठपका था, कोर्ट का एक डिसीजन उनके खिलाफ गया था। थोरात जो हारे हैं कांग्रेस के नेता, वो कभी मतलब वहां के लोग मातम मना रहे कि भैया थोरात कैसे हारे हमारे यहां से। एक जीता हुआ उम्मीदवार ये कहता है, 5,000 एफिडेविट के साथ आया वो सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी ये मुख्य चुनाव आयोग, और उसने कहा कि मैं जीता हुआ उम्मीदवार हूं, उसके बावजूद एफिडेविट लेके आया हूं कि मेरे यहां बहुत बड़ा घपला हुआ, मैं जिस मार्जिन से जीता उससे कई ज्यादा मार्जिन से मुझे जीतना चाहिए था, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, आप वहां बैलेट से चुनाव करवाइए। नहीं करवाए, चुनाव आयोग ने वो एफिडेविट भी नहीं लिए, 500 रुपए के स्टैंप पेपर पे लाया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है, हम एक गांव था, वो बोले नहीं हम तो विश्वास ही नहीं रखते कि हमारे गांव से हमारे नेता को इतने कम वोट मिले, भले वो जीत गए लेकिन हमारे गांव से बिल्कुल ही कम वोट मिले। उन्होंने कहा कि हम मॉक पोलिंग करेंगे। अब मॉक पोलिंग जो है वो कोई बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, वो बच्चों का खेल है। गांव में ही 4 लोगों ने अपने बूथ लगाए, लोगों ने जाके बैलेट पेपर बनवाए अपने हाथ से और जाके भैया कर दे, गांव पूरा वोटिंग कर दे और देख ले किसने किसने दिया। लेकिन कलेक्टर ने उसको बोला कि ये देशद्रोह का मामला लग जाएगा आप पे। पुलिस ने छावनी बना दी उस गांव, और मॉक पोलिंग मतलब ये नकली पोलिंग जो बच्चों का खेल वाली पोलिंग वो भी नहीं होने दी। क्यों डरती भाई इतनी, क्यों डरती है इतनी ये सब इन चीजों से। अभी बैलेट पे चुनाव हुए आसाम में, हिल काउंसिल के, सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, 5 सीटें नहीं मिली। यही मशीन पे होते, सुपड़ा साफ होता विपक्ष का, सारा बीजेपी ले जाती। तो 30 तारीख को इसी महीने के महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है विपक्ष की मुंबई में, इस मतदाता सूची को लेकर। और उन्होंने आह्वान किया कि यदि इसके बाद भी चुनाव आयोग नहीं माना तो फिर हमें रास्ते पे उतरना होगा। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस के बड़े नेता सब एक मंच पे आके बात करेंगे। तो वोट चोरी का मामला नीचे नहीं आया है, ये वोट चोरी का मामला इस विधानसभा नतीजों के बाद फिर सामने आ जाएगा। जी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में केस तो चल ही रहा है। जब पिछली बार जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि भाई हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग फाइनल मतदाता सूची फ्रीज करने के पहले ये बता देगी कि किन किन लोगों के नाम क्यों क्यों ड्रॉप किए हैं वेबसाइट पे। मतदाता सूची फ्रीज हो गई, अब सामने आएगी चीजें। जो विश्वास सूर्यकांत जी ने, जस्टिस सूर्यकांत ने बताया, उस विश्वास पे खरा उतरता है या फिर वहां पे भी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वहां पे भी गाना गाएंगे ज्ञानेश कुमार। जी। तो मैं बिहार में जनादेश वर्सेस ज्ञानादेश ये भी चल रहा है। मैं बिहार में घमासान सभी राजनीतिक दलों में चल रहा है, जितना महागठबंधन में उतना ही एनडीए में। लेकिन जितनी छिछा लेदर महागठबंधन ने की
उतनी शायद कभी बिहार में पहले हुई नहीं। जी, जी। अ मैं खत्म करने से पहले अशोक भाई एक छोटी टिप्पणी, मुझे कभी-कभी अजीब-सी हँसी आती। लोकपाल को हम लोग ये माना जानते थे कि लोकपाल भ्रष्टाचार रोकना, गलत चीज़ें रोकने के लिए बना है। जस्टिस खानविलकर उसके भाई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उसके मुख्य मतलब उसके अध्यक्ष बने। आज सुन के सबको हतप्रभ हैं, सबको मर्सिडीज़ गाड़ी चाहिए। टेंडर निकला हुआ है 70-70 लाख की मर्सिडीज़ गाड़ी लोकपाल साहब बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू, माफ़ बीएमडब्ल्यू। कीजिए बीएमडब्ल्यू। हाँ, मैं नहीं वो इसको एकदम खुद नहीं जाता हूँ, ये क्या मैं है? मैंने वो खुद कहा कि वो स्वदेशी में विवाद नहीं रखते। स्वदेशी जो बार-बार पूछ रहा है, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी चीज़ें खरीदो। ये जो जाके लोग दिए खरीदते हैं दिवाली के और फ़ोटो छपवाते हैं कि फला-फला। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री का अपने पोते के साथ दिए खरीदते हुए फ़ोटो देखा और लिखा, "यह है स्वदेशी की आग, यह है स्वदेशी के लिए प्रति डेडिकेशन।" और इनकी गाड़ियाँ विदेशी रहती हैं, इनके मोबाइल विदेशी रहते हैं, इनके चश्मे विदेशी रहते हैं, इनके पेन विदेशी रहते हैं। ये जो लोकपाल की डिमांड आई, ये हास्यास्पद है। जिस देश में ऑन एन एवरेज रोज 607 किसान जीवन लीला समाप्त करते हैं अपनी, जहां 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है जिस देश पे, और लोकपाल तो ये संगठन, ये संस्था है जो इस तमाम भ्रष्टाचार, व्यभिचार, मतलब राजनीतिक व्यभिचार, इन सभी के ऊपर अंकुश रखने का काम करती है। अब उसको ही बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज चाहिए, तो फिर बाकी के तो हाल ही छोड़ दीजिए। तो ठीक है। ये देश क्या करता है और क्या कथनी और करनी देश की। अच्छा, लोकपाल को कोई ऐसा थ्रेट नहीं है जी, जी, कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए आपको। जी। लोकपाल को ये भी पता है कि नहीं पता नहीं, जस्टिस साहब को हमारे रिटायर्ड, कि देश की जो सड़कें हैं वो भी अभी मर्सिडीज लायक है कि नहीं है। दिल्ली की सड़कें, मर्सिडीज दिल्ली में कहां कहां घूमेंगे, यहां से वो चेन्नई तक तो गाड़ी से नहीं जाएंगे, यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे, दिल्ली दिल्ली में घूमेंगे। दिल्ली की सड़कें भी बरसात होने पे मर्सिडीज लायक रहती है क्या? जी, कई मतलब दया आती है। इसमें क्या है बताइए सर, जिसके हाथ में बटेर लगी वो लेके भागा है। ठीक बात। नोबडी केयर्ड फॉर कंट्री एंड नोबडी केयर्ड फॉर कंट्री एंड नोबडी इज केयरिंग फॉर कंट्री। एंड दैट ये इज़ दैट सिर्फ भाषणों में बात रहती है स्वदेशी, भाषणों में बात रहती है अंतिम व्यक्ति, भाषणों में बात रहती है आदिवासी, दलित, उत्पीड़न, पिछड़ापन, सब। लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं पे यदि अत्याचार और महिलाओं के खिलाफ जो गुन्हे हुए हैं, जो क्राइम है अगेंस्ट वुमन, वो देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं अभी कहीं सुन रहा था, वो लव जिहाद पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जी, क्या है, जी। कहां जा रहा है देश? चलिए अशोक भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सभी दर्शकों को एक बार दिवाली की भी शुभकामनाएं, क्योंकि दिवाली में पहली बार हम मिल रहे हैं। सभी जी, दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं बहुत-बहुत दिवाली की। शुभकामनाएँ। धन्यवाद। थैंक यू सो धन्यवाद। मच।